नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज अपने अगले सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो आज मैथ सॉल्व करेंगे हम लोग जो 2023 एसएससी जीडी में दो जो 10 जनवरी और 11 जनवरी आज का पेपर हुआ है, उसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैथ के, और जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग आज सॉल्व करते हैं एसएससी जीडी 2023 का कुछ महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न, आप लोग भी सॉल्व करिए। तो प्रश्न है, हम पढ़ रहे हैं और आप लोग को भी स्क्रीन पे दिखेगा प्रश्न, तो आप लोग भी सॉल्व करिएगा। तो आज पहला प्रश्न है, एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 75, 30, 62 तथा 21 है, तो पांचवें खिलाड़ी के कितने रन बनाए होंगे। वो बोल रहा है कि पांचवें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए होंगे। तो चलिए, 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है, तो इन पांचों द्वारा बनाए गए रनों का कुल योग, तो पांचों द्वारा बनाए गए कुल रनों का योग, कुल रनों का योग, तो इनका औसत 49 है। तो 49 को हम 5 से गुणा कर दें तो उनका रनों का औसत आ जाएगा। तो चलिए, 49 को हम 5 से गुणा करते हैं। 5 9 45, 5 चौका 20 और 4 24, तो इनके कुल रनों का योग 245 आ गया। अब ये कह रहा है कि चार खिलाड़ी जो हैं वो चार जो खिलाड़ी हैं उनका रन है, एक का 75 रन है, एक का 30 रन है, एक का 62 है और एक का 21 है। तो इन चारों खिलाड़ियों के रनों का हम योग कर लें और इन पांचों खिलाड़ियों के रनों का योग है, तो हम इन 5 में से इन 4 को घटा देंगे तो वही पांचों खिलाड़ी बचेगा और उसी का रन आ जाएगा। और पूछ क्या रहा है कि पांचों खिलाड़ी का रन क्या होगा। तो देखिए, पांचों खिलाड़ी का रन इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 और 5 8, 2 4 2 6 2 8, 8 3 11, 11 और 7 18, ये 188 आ गया। इनको जोड़ेंगे हम, फिर क्या कह रहा है, जोड़ने के बाद इन पांचों खिलाड़ी को हमें निकालना है, इसको जोड़ लिए तो ये टोटल कितना आया 88। और फिर देखिए, इसको हम 45 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, घटाइए। 15 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ 3 बचा 13 हो जाएगा, 13 में 8 जाएगा 5, तो पांचवें खिलाड़ी के रन का कितना आया 57 रन, ये आपका आंसर। तो चलिए, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग सॉल्व किए होंगे, जिन जिन का आंसर 57 आया है वो सही है, और जिनका नहीं आया है वो फिर से प्रयास करें और लगाएं प्रश्न को। चलिए, हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। कह रहा है, किसी वस्तु को 1170 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। कह रहा है किसी कोई वस्तु है, कुछ भी है, कोई सामान मान लीजिए, 1170 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कह रहा 1170 रुपए में बेचने पर, तो बेचने पर क्या होगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये 1170 रुपए में बेचता है तो इसे 10% का हानि होता है, तो इसका पूछ रहा है क्रय मूल्य, सीपी पूछ रहा है कितना होगा क्रय मूल्य। तो
तो इसको जब 1170 में बेचता है तो 10% की हानि होती है। तो मानक क्रय मूल्य हम मान लिए कि मानक क्रय मूल्य 100 रुपया है। मानक क्रय मूल्य 100 रुपया है। तो इस पे 10% का कह रहा है, जब इतने पे हम बेचते हैं 1170 रुपए पे, तो हमें 10% का हानि होता है। तो देखिए, ये जो क्रय मूल्य है ये 90% बराबर कितना हो गया, 1170। क्योंकि ये जो 1170 दिया हो 10% हानि पे दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो जो 1170 है 90% का मान दिया हो तो 100% का निकाल लीजिए। x बराबर 1170 गुणे 100 बटे 90। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, 2 बचे 27 होगा, 9 3 27। तो x बराबर 130 हो गया ये, गुणे 10। तो कितना हो जाएगा, 1300। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 1300 हो गया। प्रश्न पूछ रहा था क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 1300। चलिए अगला प्रश्न जो आया जीडी में देखते हैं हम लोग। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं। और अगला प्रश्न पूछ रहा है कार्य और समय का। अगला जो प्रश्न है कह रहा है ये एक कार्य को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। यदि कार्य खत्म होने के 4 दिन पहले, कह रहा है यदि कार्य खत्म होने के 4 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, ये काम छोड़ देता है तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ये प्रश्न कह रहा है कि आपका प्रश्न है, आप लोग भी सॉल्व करिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कह रहा है ये किसी कार्य को 8 दिन में करता है और बी 24 दिन में करता है। कह रहा है ये किसी कार्य को 8 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 24 दिन में करता है। फिर कहता है कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ये काम को छोड़कर चला जाता है। तो हम लोग एलसीएम विधि से इसको सॉल्व करेंगे, काफी अच्छा रहेगा, काफी सरल तरीके से सॉल्व होगा। तो चलिए हम लोग 8 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो 24 आया। तो 24 को जब 8 से हम भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और जब 24 को 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब फिर प्रश्न कह रहा है कि ये काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर हम मान लें काम 4 दिन पहले ये ना छोड़ता तो कितना काम करता। ये एक दिन में इसकी क्षमता जो है ये की जो क्षमता है वो कितना है, 3। ये की क्षमता 3 है, मतलब वो एक दिन में 3 काम करता है। तो 4 दिन पहले छोड़ दिया काम, अगर ना छोड़ता तो ये कितना काम करता, तो 3 गुणे 4, इसका मतलब 12 काम ये और करता। ये अगर हम इसको 12 काम में इसमें जोड़ दें, इसके टोटल काम में दोनों के, तो हमें सारे काम मिल जाएंगे। तो टोटल काम हम लोग निकाल ले रहे हैं। टोटल जो है काम 24 प्लस 12, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 36 हो गया। 36 काम तो हो गया। अब क्या कह रहा, अब प्रश्न आप आसानी से हल करिए। ये की कार्य क्षमता कितना है, 3। बी की कार्य क्षमता कितना है, 1। तो जब दोनों मिलकर दोनों को 36 काम करना है तो कितने दिन में कर देंगे। तो ये प्लस दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो 36 काम है। कितना करते हैं, 3। ये करता है कि 4, तो भाग देंगे तो हम 9 आएगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 9 दिन। प्रश्न क्या पूछ रहा था, तो कालपुर कितने दिनों में समाप्त होगा। तो जो कार है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 9 दिन में समाप्त हो जाएगा कुल कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आया है। अगला प्रश्न आया है ये भी परसेंटेज और छूट का ही है, ये भी प्रश्न। अगला प्रश्न है
आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग भी सॉल्व करिए। अगला प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को 30% की छूट पर बेचने पर, कह रहा है कोई वस्त्र है, कोई सामान है, उसे 30% की छूट पर बेचा जाता है तो 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य, कह रहा है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये हो तो क्रय मूल्य बताइए। यदि वस्तु का अंकित मूल्य को एमपी से डिनोट करते हैं, ये 3000 है। अब कह रहा है 30% छूट पर बेचने पर, कह रहा है 30% छूट दिया गया है, तो छूट है वो 30% है, और लाभ जो है उसे 5% का हुआ है। कह रहा है 5%, कह रहा है अंकित मूल्य 3000 रुपये, इस पे 30% हम छूट देते हैं। तो चलिए हम अंकित मूल्य पे 30% छोड़ देते हैं। 3000 पे हम 30% छोड़ दिए तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, 300 का 3 बार गुणा करेंगे 900 आएगा। तो 3000 पे कितना छूट दिया गया, 900 दिया गया, तो बेचा कितने पे गया, सेलिंग प्राइस एसपी जो है बेचा कितना गया, 3000 में से 900 घटा दीजिए, कितने पर बेचा गया, 2100 पर ये बेचा गया है। लेकिन कह क्या रहा है, जिसपे बेचा गया है उस पे भी अभी उसे 5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कब आएगा। लाभ को हम घटा दें, जितना लाभ हुआ है तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्रय मूल्य से लाभ घटा दीजिए, क्या बचेगा, क्रय मूल्य बचेगा। तो जो ये 2100 रुपये में बेचा गया है, इसमें मार्कर डाल दो, जो 2100 रुपये में बेचा गया है तो इस पे कह रहा 5% का लाभ होता है, तो कितने का मान दिया हुआ है, 105% का मान दिया, क्योंकि 5% उसे 2100 पे लाभ हो रहा है, और कितना हमें प्राप्त करना है, 100% ही, क्योंकि क्रय मूल्य प्राप्त करना है, तो 100% क्रय मूल्य होगा। तो हम लोग देखते हैं, काटते हैं इसे, 2 बार जाएगा, 105 दूना कितना होता है 210, यहाँ 20 हो गया, और 100 से गुणा करेंगे हम लोग, अगर 20 को 100 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो हो जाएगा, कितना है क्रय मूल्य, 2000 रुपये। यही आपका आंसर होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, 2000। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया है। अगला प्रश्न है बेलन के आयतन से संबंधित है, तो चलिए नोट कर लीजिए। आप लोग भी थोड़ा तेजी करते हैं, क्योंकि प्रश्न आया है तो तेजी से ही करते हैं। आप लोग भी तेजी से करिए, क्योंकि वहां पे 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना है, तो अगर हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक लेकर चलेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा स्लो चलने की जरूरत नहीं है। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है, आप लोग भी सॉल्व करिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें। कह रहा है जो व्यास है बेलन का, कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है, और कह रहा है इसका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो ऊंचाई है ये 2 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या दिया हुआ है, आर, आर हमें पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए, एच कितना है 2, और व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या जैसे रेडियस कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ये त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। तो व्यास कितना है 14, इसका आधा 2 से भाग कर दीजिए, त्रिज्या कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या, आयतन, और आयतन क्या है, आयतन क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, मान रखिए पाई का मान कितना होता है
22/7। आर कितना दिया हुआ है? 7। 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है? 2। अब गुणा करिए। 22/7 2 बार गुणा होगा, ये 2 ऐसे रहेगा। इस 7 से इस 7 कैंसिल हो जाएगा। गुणा करिए। 22 का 7 से गुणा करेंगे। 7 दूना 14। 7 दूना 14, एक कितना होगा? 15 गुणे 2। फिर क्या होगा? गुणा करिए। 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये 0 आएगा। और 2 एक कम 2 और एक 3, तो कितना आया? 308 आयतन है, तो क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको भी देखना है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन दिया क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए आप लोग सॉल्व करिए। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, ये शंकु का आया है। ये जो प्रश्न इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, उसको भी देखते हुए हम लोग प्रश्न करेंगे, क्योंकि आने की संभावनाएं बहुत है, क्योंकि शंकु से और बेलन से और काफी इसी से गोले से कई प्रश्न आ रहे हैं। 2-3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आप लोग को भी दिख रहा होगा प्रश्न। एक शंख है जिसकी त्रिज्या, कह रहा है एक शंख है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। कहता है एक शंख है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर है। कहता है इस शंख को पिघलाकर, ये शंख जो था, देखिए कह रहा है जो शंख है इसकी त्रिज्या जो है आर 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई एच है, ये 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है जो शंकु था इसको पिघलाया गया है और पिघला के बेलन बनाया गया है। ये शंकु था, ये जो फर्स्ट वाला है शंकु था, तो इसको पिघलाकर यहाँ बेलन बनाया गया है। बेलन बनाया जाएगा और कह रहा है बेलन की ऊंचाई दिया है। बेलन का जो ऊंचाई दे दिया है इसमें, बेलन का ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और पूछ कर रहा है बेलन का व्यास। जो बेलन का पूछ क्या रहा है? व्यास पूछ रहा है। तो शंकु का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि शंकु का आयतन है, तो अगर शंकु को पिघलाया जाएगा तो उसके जितना आयतन होगा वही तो पिघलेगा, बेलन बनेगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल। और यहाँ आर की वैल्यू कितना है? 4। तो 1/3 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 4 2 बार गुणा होगा। एच की वैल्यू दी है 30 दिया हुआ है, और यहाँ आर की वैल्यू, यहाँ व्यास पता करना है। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एच दिया हुआ, आर हमें पता करना है, तो आर को हम ऐसे लिख दें आर स्क्वायर। एच का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। चलिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 4 गुणे 4, इधर कितना स्क्वायर, तो ये गुणा, जो इधर गुणा है 16 होगा, और 16 का रूट कितना होता है? 4। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गया। पूछ का है व्यास, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का आधा होता है, और जो त्रिज्या 4 है तो व्यास क्या होगा? त्रिज्या का दूना होगा। तो व्यास बराबर होगा
त्रिज्या का दूना तो ही होगा, तो व्यास कितना होगा इसका? अरे इसका त्रिज्या का दूना कर दीजिए, 8 सेंटीमीटर व्यास निकल गया। क्या दिक्कत है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया था साधारण व्यास से संबंधित है। चलिए हम इसे मिटा रहे हैं, आप लोग भी सॉल्व करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कह रहा है कोई जो राशि है साधारण ब्याज की किसी दर पे 12 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। कह रहा है 12 वर्ष में कोई साधारण ब्याज है वो 2 गुना हो जाते हैं। तो कह रहा है ब्याज का दर ज्ञात करिए। कह रहा है ब्याज का दर ज्ञात करना है। कह रहा है कोई राशि है। अब मान लीजिए जो राशि है, जो कह रहा है राशि है, तो मान लीजिए हम लोग राशि को पी मान ले, तो मूलधन मान लेते हैं, इससे थोड़ा आसान रहेगा। और फिर क्या कह रहा है कि किस ब्याज की दर से, तो आर निकालना है ब्याज। तो मान लीजिए हमें आर निकालना है, पता करना है हम लोग को आर। और क्या दिया हुआ है, 12 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो समय जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग साधारण ब्याज का फार्मूला लगाते हैं। तो एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब क्या कह रहा है, जो मूलधन का 2 गुना हो जाता है, ये कह रहा है साधारण ब्याज की किसी दर पे 12 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। मतलब जो मूलधन पी था ये कितना हो गया 12 वर्षों में, 2 पी हो जाएगा। ये जो 2 गुना कह रहा है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, 2 गुना जो होगा, से 2 गुना होगा। जो पहले पी था अब कितना हो गया, 2p हो गया। तो कितना बढ़ा, एक ही पी तो बढ़ा। तो साधारण ब्याज कितना मिला हमें, पी मिला। अब क्या कह रहा है, मूलधन कितना है, पी ही हमने माना है। दर कितना है, ब्याज पता करना है, इसको आर रहने दीजिए। टी कितना है, 12 वर्ष, 12 लिख दिए बटे 100। पी से पी कैंसिल हो गया, आर यहाँ अब गुणा कर लीजिए, आर गुणे 12 कर है बटे 100। आर को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 100 से इधर गुणा हो जाएगा, फिर भाग होगा, 100 बटे हो जाएगा 12। आर बराबर क्या होगा, काटिए 4 से, 4 तिया 12 और 25 चौका 100। तो आर कितना मिला हम लोग को, 25/3। इसे क्या लिख सकते हैं, 8 सही 1/3%। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न जो आया है वो, हाँ अगला प्रश्न है चाल समय दूरी से आया है। आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग, काफी सरल तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा कि प्रश्न जो कह रहा है कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। और फिर कह रहा है एक अन्य है वो 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय तय करता है। कोई दूसरा है जो दूसरी दूरी तय करेगा, वो कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल पूछ रहा है उसका, कह रहा है एवरेज स्पीड, औसत चाल।
औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल बराबर एक सूत्र होता है, कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल समय। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कह रहा है जो 30 किलोमीटर की दूरी है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से नहीं, 15 किलोमीटर की दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है, और जो 25 किलोमीटर दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। तो कुल दूरी कितना होगा? एक 15 किलोमीटर है, तय करना है, और एक कह रहा है 25 किलोमीटर की दूरी है, हम इस 25 है। कुल समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, कुल समय हमें मिल जाएगा। तो पहली दूरी 15 किलोमीटर है, कितने से चलता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। दूसरी दूरी कितना है? 25 किलोमीटर, ये कितने दर से चलेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल दूरी बटे कुल समय आ गया। अब इसे हम सॉल्व कर लें, औसत चाल निकल आएगा। तो 15 और 25 कितना हुआ? 40। इसको भाग देंगे तो 15 दूना 30, इसे हम लोग भाग देंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 2, 1/2, ये 1/2, यही तो बचा। और ये कितना बचा? 5/2, यही तो है। और फिर क्या है, निकाल लीजिए। 46, आधार समान है, हर समान है, तो 5 1 6 बटे कितना हो? 2। अब फिर सॉल्व करिए। 40/2 ऊपर चला जाएगा, पूरा हो जाएगा 6, 2 से काटिए, 2 तिया 6, कितना आया? 40/3। इसको अगर सही के रूप में लिखें, 13 13 तिया 39, एक 40/3। इसका जो स्पीड आएगा 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आएगा, क्योंकि स्पीड उसको औसत एवरेज जो उसका होगा 13 से 1/3 किलोमीटर पर घंटा आएगा। चलिए अगले को प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न परसेंटेज से है। आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, और जितने भी प्रश्न हम लोग को मिल सका है वही सॉल्व कराया जा रहा है। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग सॉल्व करिए। कह रहा है एक व्यक्ति की आय 3000 रुपये है। एक व्यक्ति है, उसकी आय जो है, व्यक्ति है तो इसकी आय है 3000 रुपये है। और क्या कह रहा है, व्यय जो खर्च है उसका 2000 रुपये है। तो अगर वो कमा 3000 रुपये आ रहा है, खर्च 2000 रुपये कर रहा है, तो बचत उसका कितना होगा? अरे भाई, आय में से खर्च खर्च को घटा दीजिए, वही बचत है। तो 2000 में से 1000 घट जाएगा, तो उसका बचत कितना है? 2000। 3000 में 2000 जब घटेगा तो उसका बचत कितना है? 1000 रुपये। अब फिर आगे क्या कह रहा है प्रश्न? आगे प्रश्न ये कह रहा है कि उस ये तो आय है, जो उसकी आय थी 20% बढ़ जाए। कह रहा 20% की वृद्धि की गई है, बढ़ जाए। तो 3000 रुपये थी उसकी आय, 20% का वृद्धि कर दीजिए, तो 20 का वृद्धि कितना बढ़ेगा? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 300 दूना 600 रुपया। ये बढ़ गया, पहले 3000 आई थी, अब 600 रुपये बढ़ गई, तो अब आय कितना हो गया? जो अब आए हैं 3600 रुपये हो जाएगा। तो फिर 3000 पहले था, 600 बढ़ गया, 3600 हो गया। फिर क्या कह रहा है प्रश्न? जो उसका व्यय था, खर्च जो था, वो 10% बढ़ गया है। जो उसका व्यय था, पहले व्यय कितना था उसका? 2000 रुपये था, अब 10% बढ़ गया है, तो कितना बढ़ा इसका? 10% बढ़ गया है, निकाल लीजिए। एक जीरो से कैंसिल, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आया? 200।
200 रुपया बढ़ गया तो पहले कितना खर्च करता था? 2000। अब कितना खर्च करेगा? 2000 में 200 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 2200। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? पहले कितना बचत कर रहा था? 1000। 3000 कमा रहा था, 2000 खर्च करता था, तो 1000 बचेगा उसका। अब कितना कमा रहा है? 3600। खर्च कितना कर रहा है? 2200। तो बचत कितना कर रहा है? 3600 में से 2200 घटा दीजिए, कितना बचा? 1400। अब कितना बचा रहा है? 1400। पहले कितना बचाता था? 1000। अब कितना बच रहा है उसका? 1400। तो कितना वृद्धि हो गया बचत में उसके? वृद्धि कितना हुआ? 1000 पहले बचत करता था, अब 1400 कर रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई है? 400 रुपये। अभी 1400 में से 1000 को घटा ले, 400 बचेगा। कितने से वृद्धि हुई है? 1000 से। अभी परसेंट पूछ रहा है, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो परसेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग? 100 से गुणा कर देंगे। दो जीरो से जो जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। कितना आया? 40%। अब कितने उसके बचत में वृद्धि होगी? 40% की वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज को मिक्स करके पूछा गया है। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं और आने की आगे प्रबल संभावनाएं भी हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न आया है, अगला प्रश्न है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग भी सॉल्व करते रहिए। कह रहा है कि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 480 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है, कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये 10% की दर से 2 वर्ष का जो अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, वो 480 रुपये है। तो एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इसी अगर इस तरह का प्रश्न है तो इसी फार्मूले पे आप लोग रखिए और आंसर जो है बहुत जल्द ही आप लोग को मिलेगा। तो अंतर बराबर होगा, देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा, हम सीधा फार्मूला लिख दे रहे हैं। अंतर बराबर होगा मूलधन गुणे दर का होल स्क्वायर बटे 100 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। 2 वर्ष का अंतर सिर्फ 2 वर्ष का है, ये फार्मूला कह रहा है। जब 2 वर्ष का फार्मूला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इस पे रखिए, देखिए अंतर कितना दिया हुआ है? 480 रुपये दिया हुआ है। और मूलधन मूलधन हम लोग को ज्ञात करना है, तो मूलधन को ऐसे रहने दीजिए। पी दर कितना है? 10%। तो 10 का क्या होगा? स्क्वायर। फिर यहाँ नीचे कितना है? 100 का स्क्वायर। जो ये फार्मूला है हम लोग का, ये 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का अलग होगा, उसको अगले प्रश्न में सॉल्व करेंगे जब आएगा। और 3 वर्ष के लिए उसका अलग होता है। ये बहुत आसान है, अगर आ रहा है, अगर आप बेसिक करेंगे, पहले आप लोग साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तब जाके चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज को घटाएंगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। लेकिन जो ये फार्मूला है, इस पे रख दीजिए, आपको बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, देखिए 480 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा,
100 का स्क्वायर है, 2 बार गुणा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो एक कैंसिल हो गया। अब इधर एक है, पी को गुणा करिए, ये से रहने दीजिए। इसका 480 में 100 का गुणा होगा, तो 480 गुणे 100 कितना हो जाएगा मूलधन? पी को ही मूलधन हम लोग ने माना है, तो 480 डबल जीरो, मूलधन कितना होगा? 48,000। यही आंसर आया। तो मूलधन, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, तो काफी आसानी से लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि वो अगर आपको फार्मूला पता है, मालूम है, तो तुरंत आप सॉल्व कर ले जाएंगे। वैसे निकालेंगे तो उससे भी निकलेगा, लेकिन काफी समय लगेगा, और कोई बात नहीं, बेसिक से भी आप लोग कर सकते हैं। ये जो प्रश्न आए हैं पिछले 1-2 दिन पेपर में, वही प्रश्न है जो बच्चों के द्वारा पता चला है। चलिए अगला प्रश्न है, हम लोग भी लिखे हैं, फॉर्मेट किया गया है। अगला प्रश्न है, आप लोग को भी दिख रहा होगा, सॉल्व करिए। कह रहा, एक मैच के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब गिरावट, ह्रास मतलब नुकसान हो रहा है, गिरावट हो रहा है, कुछ भी मान लीजिए, नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। फिर क्या कह रहा है, उसके मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद मैच का मूल्य 32,000 रुपये होगा। कह रहा है, यदि 2 वर्ष बाद ही मैच का मूल्य 32,000 रुपये होगा, तो मैच का वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। कह रहा है 2 वर्ष बाद ही, तो मानना मैच है, मैच दिया हुआ है, माना मैच का वर्तमान मूल्य जो है 32,000 दिया हुआ है। नहीं, हम लोग को निकालना है, वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है हम लोग को। और दिया क्या है? 2 वर्ष बाद का मूल्य, तो माना वर्तमान मूल्य मान लीजिए हम लोग एक मान लें। अब फिर क्या कह रहा है, जो 2 वर्ष बाद इसका जो मूल्य होगा वो 32,000 रुपये होगा, तो वर्तमान मूल्य 100 रुपया है। इसमें कितने परसेंट की गिरावट हो रही, ह्रास हो रही? 20%। तो बचा कितना? 80% ही बचा, तो 80/100 हो जाएगा। फिर कह रहा दूसरे साल, तो दूसरे साल भी तो 20% गिरावट होगा, ह्रास होगा, सो अब इसके बाद क्या कह रहा है, 32,000 रुपये हो जाएगा। 2 साल ह्रास होने के बाद, हान होने के बाद, गिरावट होने के बाद ये कितना बचेगा? 32,000। सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मान आ जाएगा, वही जो मैच का है वर्तमान मूल्य हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, देखिए 8 का भाग देंगे 32 में, तो 8 का 4 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4,000। जब अब गुणा कर लीजिए, देखिए 8/100, इधर कितना बचा? 4,000। और जब 8 को हम भाग देंगे 4,000, तो 8 बचे 40, 500 हो गया। तो x बराबर 500, ये 100 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 5, 4 जीरो, क्योंकि 100 से गुणा हो रहा है, तो जो इसका वर्तमान मूल्य होगा ये 50,000 होगा। और जो 2 वर्ष बाद था, गिरावट जो होगी 2 वर्ष बाद, वो कितना दिया हुआ था? 32,000 रुपये। तो आप लोग भी लगाए होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत उम्दे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि समय वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है की बार बच्चों को, क्योंकि समय जो है वो 60 ही मिनट है, और समय का काफी क्वेश्चन जो होते हैं वो फंसाने के लिए दिए जाते हैं। 20 प्रश्न में 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम लोग को फंसाने के लिए देता है एग्जामिनर, कि आप उसमें फंसे, आपका टाइम बर्बाद हो, और आप 2-4 क्वेश्चन कम करें। तो उससे बचने के लिए हम दो एक क्वेश्चन जो है नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन जो
काफी इजी है, उसे करेंगे क्योंकि नंबर सेम है सबका, एक ही एक नंबर मिल रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, क्या आया है देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, आपके बारे अनुपात का आया है। ये दिया हुआ है यदि दो ये बराबर 3b तथा 3b 2c, तो इनका अनुपात पूछ रहा है। ये अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है हम लोग को। तो चलिए हम ए अनुपात बी पहले निकालते हैं। तो बी को इस साइड लाएंगे तो बटे हो जाएगा ए पाई बी। तो इधर किया बचा 3 और ये 2 जाएगा तो बटे हो जाएगा 2। तो ये अनुपात भी कितना मिला हम लोग को, 3 अनुपात 2 मिल गया। इसको सॉल्व करिए, सी को इस साइड लाइए, बटे में सी हो जाएगा बी के। तो इधर है 3 इस साइड जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो बी अनुपात सी कितना होगा, 2 अनुपात 3। पूछ कह रहा है ये अनुपात बी अनुपात सी, हम लोग रखते हैं ये अनुपात बी बी अनुपात सी। देखते हैं यहाँ सॉल्व करके, ये अनुपात भी कितना है, 3 अनुपात 2। बी अनुपात सी कितना है, 2 अनुपात 3। इसको गुणा कर दें, इसको पहले इस तरह गुणा करें, फिर इस तरह, फिर इस तरह कर देंगे। तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो क्या आएगा, ये 2 दूना 4 होगा यहाँ पे। एक सेकंड, 2 दूना 4 होगा। फिर से हम लोग इसको भाग जाएगा क्योंकि अभी कट रहा है। तो कितना होगा 3, और इसको भाग देंगे तो 2, इसको भाग देंगे 3। तो कितना अनुपात मिलेगा, जो ये अनुपात बी अनुपात सी होगा जो यहाँ से मिलेगा, ये अनुपात बी अनुपात सी जो मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा, 3 अनुपात 2 अनुपात 3 होगा। काफी आसान प्रश्न था और आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग नोट करते रहिए। काफी अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं और आगे भी पूछने की संभावनाएं हैं क्योंकि एग्जाम चल ही रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग भी सॉल्व करिए, दिख रहा होगा। कह रहा है दो संख्याएं हैं 3 अनुपात 5 है। संख्या है 3 अनुपात 5 के अनुपात में। तो संख्या है हम लोग मान लें 3x है और 5x है। क्या कह रहा है, अनुपात है। ये तो दोनों में से प्रत्येक में से कह रहे हैं, दोनों जो संख्याएं हैं 3 अनुपात 5, हम x मान लें। अगर x को काट देंगे तो 3 अनुपात 5 ही तो लिखा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कह रहा है फिर दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है। हम यहाँ से भी 9 घटाते हैं, यहाँ से 9 घटाते हैं। तो कह रहा है जो नई संख्या है, घटाने के बाद जो नई संख्या मिल रही है हम लोग को, वो 12 अनुपात 23 मिल रही है। अब क्या करें, हम लोग x का मान ज्ञात कर लें तो छोटी संख्या पता हो जाएगी। तो 3x और 5x में छोटी संख्या कौन है, 3x है। तो हम लोग गुणा करते हैं, x के पहले मान पता कर लेंगे, वैल्यू पता करें। तो 23 का 3 से गुणा करेंगे तो 23 तिया 69x हो जाएगा। 23 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 23 तिया कितना होता है, 207। पढ़ाना तो याद ही होगा, अरे बच्चों को याद है तो हम लोग को तो याद ही रहेगा। थोड़ा बहुत याद करिए क्योंकि थोड़ा आसानी होगा। 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, और 12 को जो 9 से गुणा करेंगे तो 12 नौया 108। यही तो हुआ। अब x को एक साइड कर लीजिए, एक साइड, और जो गिनती है उसको एक साइड करिए। तो 69x माइनस, क्योंकि बराबर के इधर है, इक्वल के इधर है, प्लस में है, इधर आएगा किसमें होगा, माइनस में। माइनस 60x हो गया, और ये माइनस 108 है, इस साइड जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब जब 69 में से
60 घटेगा तो कितना बचेगा? 9x तो ही बचेगा। और जब ये क्या है, माइनस है, ये प्लस है, तो 207 में से जब हम 108 घटाएंगे, घटा के चेक कर लीजिए, ऊपर नीचे लिख लो। जो नहीं घटा पा रहे हैं वो ऊपर नीचे लिखिए। तो पहले 207 में से जब हम 108 घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 207 में जब 207 में जब 108 जाएगा तो बचेगा कितना? 99 बचेगा। और 99 किस में आएगा? प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, प्लस में है। अब काटिए तो x इक्वल टू, इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या होगा? भाग। 99/9 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आएगा? 9 का पहाड़ा याद है? 11 नवा 99, तो x बराबर 11। पहाड़ा याद कर लो सब लोग भाई। तो पूछ क्या रहा है? x की वैल्यू मिल गई ना, 11। पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इसमें छोटी संख्या क्या है? 3x। छोटी संख्या, जो छोटी संख्या तो ही पूछ रहा है, तो छोटी संख्या क्या होगी? 3x। और 3x का मान कितना होगा? देखिए, 3x की वैल्यू आ गई है 11, तो संख्या कितना हो गया? 11×3 = 35। तो आप लोग सॉल्व किए होंगे। जिनका 35 आया है वो सही है, जिनका नहीं आया है तो घबराए ना, दूसरी बार लगाएं। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। एग्जाम में नहीं है, लेकिन एग्जाम में नहीं गलती होनी चाहिए। दूसरी बार लगाएं। आएगा, एक बार में नहीं, 2 बार में आएगा सही, 2 बार में नहीं, 3 बार। अगर आप लगाएंगे तो जरूर आएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलिए सॉल्व कर लीजिए थोड़ी देर, फिर हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि 22% छूट के बाद एक वस्तु है 6552 रुपये में बेचा जाता है। कोई वस्तु है, उसे 22% छूट देने के बाद 6552 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। कह रहा है जिस पे छूट दिया है, 22% छूट देने के बाद हमें इतना वैल्यू मिली है, तो कह रहा है अंकित मूल्य बताइए, कितना उस पे अंकित था। तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य माना, अंकित मूल्य बराबर ₹100 मान लिया हम लोग। ₹100 है, तो छूट जो दी गई है वो अंकित मूल्य पे तो ही दी जाएगी। चलिए, छूट देने के बाद जो बेचा गया है, इसको बेचने पर कितना पे बेचा गया है? तो बेचा गया है, सेलिंग प्राइस जो है वो 6552 है। तो छूट कितने परसेंट की है? जो छूट दी गई है वो 22% छूट दी गई है। तो चलिए हम लोग अंकित मूल्य पता करते हैं कितना है। तो अंकित मूल्य कितना है? ₹100। छूट इसी पे तो दी गई, 22% छूट दिया जाएगा, तो 100 में जब 22% छूट दे देंगे हम लोग, तो बचेगा कितना? 78 तो ही बचेगा। 78%, तो परसेंट कितना हो जाएगा नीचे? 100 हो जाएगा। 100 की वैल्यू पता करनी है अंकित मूल्य कितना है। ये छूट देने के बाद बेचा कितना पे गया है? 6552 रुपये। अगर x का मान यहाँ से हमें ज्ञात करना है, तो 100 इधर गुणा हो जाएगा। तो 6552 गुणे 100/78, हम लोग भाग देंगे 13। 13 का तो पहाड़ा याद ही होगा काफी लोग को। 13 से भाग दें हम लोग, 13×78, 13×5=65, 13×4=52। लेकिन लेकिन जब दो अंक को हम लोग एक साथ ले लिए, अब जब दूसरा दोनों अंक एक साथ लेंगे तो पहले क्या बढ़ेगा? एक जीरो। भाग देते समय ध्यान रखना, नहीं आप क्या लिख देंगे? 54 आ जाएगा। तो 13×25=65 हुआ, दो अंक उतारना है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 13×4=52, ये कितना हुआ? 504 गुणे 100/6। 6 से भाग दें हम लोग, x बराबर 6 से भाग देंगे तो 6 कितना बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितना हुआ? 48। बचा कितना?
2 बचा, कितना हुआ? 24। तो 6 कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 6 चौका 24, ये कितना आया? 84। गुणा कितना है? 100। 84 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? पीछे 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो कितना हुआ? 8400। तो चलिए, इतने ही प्रश्न हम लोग को मिले थे जो बच्चों ने दिए थे। थोड़ा बहुत वही पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्व कराया जा रहा है। तो हमें लोग, आशा है आप लोग भी सॉल्व किए होंगे और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, प्रश्न कैसे थे। और प्रश्न जो भी आए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, उसमें नंबर डलवा दिया जाएगा, उसी पे आप लोग कमेंट कर दीजिए कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। हम अगले सेशन में, अगले वीडियो में उसका भी सॉल्व करेंगे। जो जिनका भी पेपर है उनके लिए बहुत लाभदायक होगा और आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न भी आगे आने वाले जो शिफ्ट हैं एसएससी जीडी के, और भी जो भी पेपर होगा उसमें मैथ इसी तरह का पूछा जाएगा। 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न हो सकता है जो मेंसुरेशन का बताएगा वहीं से मिल जाए। तो चलिए ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।